हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर को जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का। आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो है आपकी पहली इकाई जीवों में विविधता। उसका चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सजीव जगत। लास्ट वीडियो में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन को देखा था। अब देखिए हम चीजों में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था जीवों को पहचानने के लिए कुछ क्राइटेरिया का उपयोग किया जाता है, कुछ जो फैक्टर होते हैं उनको देखा जाता है, कुछ लक्षण होते हैं जो जीवों में होते हैं, जैसे आपका वृद्धि हो गया, जनन हो गया, उपापचय हो गया, कोशिकीय संगठन हो गया, आपका अनुकूलन हो गया, आपका चेतना हो गया। ये सब क्या है, कुछ जीवों के लक्षण हैं जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि जीवों के कौन से जीव है और कौन सा निर्जीव है। फिर उसके बाद हमने देखा जो जीव होते हैं उसमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उनका निश्चित लक्षण होते हैं। अब इस चीज को समझिए, यहीं पर जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। निश्चित लक्षण मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी पोर्शन से बनेगा निश्चित लक्षण। जीवों के निश्चित लक्षण कौन से हैं? आपके डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। तो चीजों को समझिए, जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती हैं जिनका कोई भी अपवाद ना हो, कोई भी एक्सेप्शन आपको किसका जी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो निश्चित लक्षण है उसका नहीं मिलेगा। क्वेश्चन यहीं से ऐसे ही बनता है, कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है जीवों की और कौन सी नहीं है। तो जिसका कोई अपवाद ना हो या फिर उस तरह की कोई भी क्रिया आपको निर्जीवों में देखने नहीं मिल रही हो, जैसे हमने बात की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं, उसमें चीजों को समझनी है। हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन को देखा था। आज देखिए, फर्स्ट आप देखिए हमने बात की वृद्धि की। वृद्धि जो है आपका ग्रोथ, मतलब वृद्धि किसी चीज की ग्रोथ आप जानते हैं। एक वर्ड होता है वृद्धि, इसको समझिए। वृद्धि क्या है? सजीवों और निर्जीवों में वृद्धि से अलग देखा जा सकता है कि सजीवों में वृद्धि होती है और निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। लेकिन समझिए, जो सजीवों में वृद्धि होती है, जो इनके ट्विंस करेक्टर है, जो ट्विंस करेक्टर है वो क्या है आपका? सजीवों में जो वृद्धि होती है वो होती है आपकी आंतरिक होती है, और आपका क्या होता है? मास नंबर बढ़ता है, शरीर में द्रव्यमान, आपका मास बढ़ेगा और आपका सेल का नंबर बढ़ेगा। वो क्या है? सजीवों में वृद्धि होती है। लेकिन किसी आप निर्जीव वस्तु में वृद्धि को देखेंगे तो वो वृद्धि क्या होगी? बाहरी होगी, मतलब बाहरी साइड से होगी, आपका इंटरनली आंतरिक रूप से नहीं होती है। लेकिन सजीवों में पाई जाने वाली वृद्धि क्या है? आपका आंतरिक होती है। इसमें आपके द्रव्यमान में बढ़ोतरी होगी और क्या होगा? आपकी कोशिकाओं का नंबर बढ़ेगा। जैसे आप देखें, छोटे से आप इतने बड़े हो गए, तो ये सब क्या है? वृद्धि है। किस चीज से होती है वो हम आगे बात करेंगे। वृद्धि क्या है, तो इसलिए इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, निश्चित लक्षण नहीं बोलते। क्यों नहीं बोल सकते? अब एक चीज यहाँ पर समझिए, जो आपके दूसरा टर्म है जनन। जनन को भी हम अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से देखेंगे, लेकिन वृद्धि को भी समझिए। जो वृद्धि है, एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें मतलब एक ही कोशिका होती है, सभी काम उसी एक कोशिका में चल रहा है। जीवन को बनाए रखने के लिए एक ही कोशिका उनमें काफी है। उसमें क्या होता है, जब वो वृद्धि करते हैं तो क्या करते हैं? एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। उनमें कोशिकाओं का नंबर तो नहीं बढ़ सकता। आपको पता है कि कोशिकाओं का नंबर तो बहुकोशिकीय कोशिका जीवों में बढ़ेगा, उनमें कोशिकाओं का नंबर नहीं बढ़ सकता। तो जीव सेल क्या करती है? डिवाइड कर जाती है, विभाजित हो जाती है, दो बन जाती है। तो यही जनन हुआ भैया। आगे डिवाइड हो गई, दो बन गई, तो दो नए सेल बन गई, तो यही तो जनन हुआ। तो मतलब जो वृद्धि और जनन होता है उसमें समानता होती है आपका एक कोशिकीय जीव के लिए। एक कोशिकीय जीव के लिए क्या है? समानता है। ये सभी आपकी एनसीईआरटी है, अपनी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, आपको सारी चीजें देखने को ही मिल जाएंगी। ठीक है, वृद्धि के बारे में समझ आया। वृद्धि क्या होती है? आंतरिक होती है आपका सजीवों के अंदर। सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण हैं। क्या होगा? आपका जीवों के भार और कहा ना कोशिकाओं में संख्या का नंबर बढ़ता है, तो ये सब क्या है? द्वियुग्मी लक्षण है वृद्धि के सजीवों में। आपकी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आप कई बार देखते हैं सीधे आपसे स्टेटमेंट पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि आपको कोई भी, आप 11th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनसीईआरटी पता है, आपको पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर देखिए जनन। सबसे पहले जनन होता क्या है? रिप्रोडक्शन होता क्या है? देखो, रिप्रोडक्शन, जनन, रिप्रोडक्शन मतलब किसी चीज का उत्पादन, प्रोडक्शन, तो वो क्या है? रिप्रोडक्शन है। जनन को ही इंग्लिश में आप रिप्रोडक्शन बोलती हैं। अब इस चीज को समझिए।
आज से कई वर्षों पहले आप जाएं, 5000 वर्ष पहले, आप 2000 वर्ष पहले, आप 1000 वर्ष पहले जाएंगे, तब भी ह्यूमंस थे, मानव थे, और आज भी मानव है, और आज के कई हजार वर्षों बाद भी क्या होंगे, मानव इस धरती पर होंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मानवों का अस्तित्व अभी तक है? तो वो जो क्रिया है वो क्या है, जनन है। जनन में जीव अपने जैसे जीवों को उत्पन्न कर सकता है, अपने जैसी संतति को उत्पन्न कर सकता है। अब देखिए, जनन भी आपके दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक होता है और लैंगिक होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में, लेकिन आपके लिए भी समझना जरूरी है। जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन जो होता है उसमें एक सिंगल जनक इन्वॉल्व होता है, मतलब एक ही पेरेंट से आप नया जीव बन जाता है, और उसमें जो जीव बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसमें जो जीव बनते हैं उनको क्लोन कहा जाता है। क्लोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। लेकिन आप लैंगिक जनन में देखेंगे तो लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और उसमें एक पेरेंट हो सकता है, लेकिन अभी हम दो की बात करें, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें क्या होगा, आपका विभिन्नताएं, लैंगिक जनन विभिन्नताओं को लाता है। इसलिए प्रकृति में सर्वोत्तम किसको माना जाता है, लैंगिक जनन को माना जाता है, क्योंकि इससे विभिन्नताएं आती हैं। आप देखेंगे, आप अपने पेरेंट्स में थोड़े बहुत सिमिलर, आप मम्मी के जैसे होंगे, थोड़ा बहुत आप पापा से रिजेंबल करते हैं, मतलब आप मिलते जुलते हैं अपने पेरेंट्स से, लेकिन आप उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं होता जो एक मम्मी पापा की एग्जैक्ट कॉपी हो। कुछ लक्षण आपको मम्मी से मिलते हैं, कुछ आपके पापा से मिलते हैं। तो ऐसे ही हम क्योंकि लैंगिक जनन करते हैं, उच्च जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है, आपका अलैंगिक जनन निम्न जीवों में पाया जाता है, या फिर निम्न पादपों में पाया जाता है। उच्च पादपों में भी लैंगिक जनन पाया जाता है, और लैंगिक जनन विभिन्नताओं को लाता है। और यही क्या है, उच्च विकास, आपका इवोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इवोल्यूशन में हेल्प करता है, वो क्या है, लैंगिक जनन, क्योंकि वो विभिन्नताओं को लाता है। ठीक है, लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, समझ में आया। अलैंगिक जनन, अब कुछ जीव जो होते हैं वो अलैंगिक जनन से आपके रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे आप इस चैप्टर में आपको दिखाया गया है जो निम्न जीव होते हैं। जैसे आप अमीबा को देखेंगे, अमीबा कैसे वृद्धि करता है, आपका मुकुलन से। मुकुलन क्या होता है, आपका ये मान लिया ये पेरेंट बॉडी है, यहाँ पर एक बड बन जाएगी, इसको बडिंग बोलते हैं इंग्लिश में, ये बड बन जाएगी। आगे ये बड ग्रोथ करेगी, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इस पेरेंट से अलग हो जाएगी और नया जीव बन जाएगा। ये किसमें, नए जीव में परिवर्तित हो जाएगी। आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, बडिंग से, मुकुलन से कौन कौन आपका जनन करता है, आपका अमीबा करता है और आपका हाइड्रा करता है। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है, आपका अमीबा और आपका हाइड्रा जनन करता है आपका मुकुलन से, बडिंग से। ठीक है, जनन समझ आया। और इसी तरीके से आप देखेंगे निम्न पादपों में भी होती है और कुछ कराया भी जाता है। जैसे आप गुलाब का पेड़ देखते हैं तो उसकी टहनी से भी गुलाब को उगाया जा सकता है। तो ये भी क्या है, सब आपका अलैंगिक जनन के प्रकार है। इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। कहाँ पर पढ़ेंगे, आपका जो चैप्टर है 12th क्लास का, उधर पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे आपका प्लेनेरिया दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। यहाँ पर प्लेनेरिया जो होता है वो क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है। प्लेटीहेल्मिन्थीज आपका एक संघ है एनिमल किंगडम का। ये हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब आप समझेंगे। आपका जगत जो होता है उसको संघों में बांटा जाता है। तो आपका जो संघ है वो है एक प्लेटीहेल्मिन्थीज, और उसमें क्या है, आपके जीवों को प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, मतलब इनका जो शरीर होता है वो फ्लैट होता है। तो उसमें आपका एक एग्जांपल दे रखा है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है, पुरुद्भवन की क्षमता होती है, रीजनरेशन की पावर होती है। अब पुरुद्भवन होता क्या है, मतलब अगर आप देखें कि ये बॉडी मान ले प्लेनेरिया की है, आप इसके इतने सारे टुकड़े भी कर देंगे ना, तो ये सब टुकड़े जो है नया प्लेनेरिया बना लेंगे। ये सारे टुकड़े क्या है, नया प्लेनेरिया, नए जीव में कन्वर्ट हो सकते हैं, नया प्लेनेरिया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें पुरुद्भवन की क्षमता अधिक होती है, तो आपको एग्जाम्पल वहां पर दिखेगा प्लेनेरिया। हाइड्रा में भी होती है। ठीक है, तो मतलब पुरुद्भवन क्या होता है, इस चीज को समझ आया। एक जीव के अगर कितने भी टुकड़े कर दिए जाएं, कितने भी जीव उसको खंडित कर दिया जाए, वो हर एक खंड से नया जीव बना लेगा। ठीक है, अब एक दूसरी चीज मैंने आपको बताई, आपका जनन क्या होता है, जनन हाँ एक जीवों का लक्षण है, क्योंकि कोई भी निर्जीव चीज जो है आपका जनन नहीं कर सकती। लेकिन अपवाद नहीं होना चाहिए। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं, कुछ मैरिड कपल्स ऐसे होते हैं, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, उनके मैरिज को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अभी तक कोई उनकी संतान नहीं है, तो मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक्सेप्शन हुआ।
आप मधुमक्खियां पढ़ते हैं, मधुमक्खियों के छत्ते में अलग अलग प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं, उसमें वर्कर्स होते हैं, श्रमिक मक्खियां जो होती हैं वो भी क्या होते हैं, आपके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। फिर आप देखेंगे जो आपका म्यूल होता है, खच्चर होता है, वो तो अलग अलग जातियों को मिलाकर क्या है, म्यूल को बनाया गया, खच्चर को बनाया गया। आपका एक जो है मेयर ने, उन्होंने आपका दिया जाति की परिभाषा की। जाति क्या है, मतलब जो जाति उसको कहेंगे आप जो स्वतंत्र रूप से जनन कर सकती है, अपनी संतति को उत्पन्न कर सकती है। दो अलग अलग जातियों के बीच में जो बैरियर होता है वो जनन होता है। लेकिन अगर किसी कारण से आपने वो करा भी दिया, तो मतलब जनन करा दिया दो अलग अलग जातियों में, तो उसमें क्या होगा, जो संतान उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, आपकी बांझ होगी, मतलब वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, तो उसी का एग्जाम्पल है आपका खच्चर म्यूल। अब आगे समझिए, आपका जो ये क्या हुआ, ये भी निश्चित लक्षण नहीं हुआ। फिर आप देखिए आपका है उपापचय। उपापचय, उपापचय होता क्या है, इस चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उपापचय इसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दे दिया है, यहाँ पर समझिए। आपके शरीर में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं जिससे जीवन बना है। मतलब शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं जो जीवन को बनाए रखने में हेल्पफुल है, वो क्या है, आपका उपापचय कहलाते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, इसमें होता है उपचय और अपचय। उपचय और अपचय, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। उपचय में क्या होता है, यहाँ पर मतलब अब कुछ केमिकल क्रियाएं चल रही हैं तो कुछ बन रहा होगा, तो वो सारी क्रियाएं किसमें आएंगी, उपचय में। केमिकल क्रियाएं चल रही हैं तो हो सकता है कुछ टूट भी रहा हो, शरीर के अंदर कुछ केमिकल टूट रहे होंगे, तो वो सारी क्रियाएं कौन सी होंगी, अपचय क्रियाएं होंगी। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपने मुझे बताना है कि किसको आप उपचय में रखेंगे, किसको आप अपचय में रखेंगे। जैसे आपका प्रकाश संश्लेषण, शोषण, आप किस में रखेंगे, यहाँ पर उनको प्रकाश संश्लेषण में क्या है, चीजें बन रही हैं, फूड बन रहा है, तो मतलब आप किस में रखेंगे उसको, एनाबॉलिज्म में, आपका उपचय में रखेंगे, जो आपका एनाबॉलिज्म हुआ, मतलब चीजें बन रही हैं। फिर आपका कैटाबॉलिज्म क्या है, अपचय, मतलब चीजें टूट रही हैं, तो रेस्पिरेशन में क्या है, टूट रही हैं, फूड से आपको एनर्जी के लिए उसको ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, तो वहां पर क्या है, वो शोषण, इसका एग्जाम्पल है। सीधे इसी तरीके से स्टेटमेंट आ सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप उपापचय को समझिए। अब देखिए ये रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, अब इसके लिए कोई मीडियम चाहिए ना, कोई माध्यम तो हो जिसके अंदर ये होंगी, ऐसे ही थोड़ी हम कहाँ कहेंगे कहाँ हो रही है हमारे शरीर में, कोई एग्जैक्ट पॉइंट तो होगा कि वहां पर उपापचय हो रहा है। वहाँ तो जहां पर होती हैं वो क्या है, कोशिका है। कोशिका के अंदर सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं आपकी चल रही हैं। तो मतलब उपापचय तो आपका निश्चित लक्षण है, क्योंकि किसी भी जीव में आपको उपापचय जैसी क्रिया देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके अंदर ऐसी क्रियाएं नहीं चलेंगी। कई बार आप जो उपापचय जो क्रियाएं होती हैं उनको इन विट्रो, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, मतलब बाहर आप उसको परखनली में कर सकते हैं, लेकिन आप उसको ये तो कह सकते हैं कि ये रासायनिक क्रियाएं हैं, लेकिन वो लाइफ नहीं है, क्योंकि वो खुद से आप उस पर कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं तब वो चल रहा है, वो खुद से नहीं चल रहा है। लेकिन हमारी बॉडी में जो सारी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं वो खुद चल रही हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो उपापचय क्या है, आपका एक निश्चित लक्षण है। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है, उपापचय क्या है, निश्चित लक्षण है। फिर दूसरी चीज, इसके लिए क्या चाहिए होगा, माध्यम चाहिए होगा। कहाँ होती है, कोशिका में, मतलब कोशिका का संगठन भी जीवों का क्या है, उपापचय लक्षण है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव में भी आपको रासायनिक क्रियाएं देखने के लिए मिलेंगी। बहुकोशिकीय जीव में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें कोशिका ना हो, तो आपका वो क्या है, अपवाद है आपका वायरस। वायरस आपके जीवित नहीं है, इसलिए उनको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है, संयोजक कड़ी बोला जाता है जीवित और निर्जीव के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर उपापचय क्रियाएं आपकी कहाँ होती है, कोशिका में होती हैं। ये हो गया निश्चित लक्षण, ये भी निश्चित लक्षण हो गया। अब दूसरी चीज को समझिए, यहाँ पर जो कोशिका है उसके अंदर उपापचय क्रियाएं चल रही हैं, इसमें कोशिकीय संगठन भी क्या है, आपका एक निश्चित लक्षण है। फिर है आपका चेतना। चेतना क्या है, मतलब किसी चीज के लिए आप अवेयर हैं, आप उसके लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जैसे कि आप प्लांट्स को देखेंगे तो कुछ प्लांट्स आप देखेंगे सूरज आता है तो वो उसकी तरफ मुड़ते हैं, जैसे सूरजमुखी को आप देखेंगे। आप जो प्लांट्स होते हैं वो गर्मी के लिए ज्यादा उनमें वाष्पीकरण हो जाता है,
मतलब आपका जो रिस्पॉन्स करते हैं वो टेम्परेचर के लिए, प्रेशर के लिए, आपका क्लाइमेट के लिए, सब चीज़ें में रिस्पॉन्स करते हैं। आप खुद देखते हैं आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। सर्दी के लिए, बाहर सर्दी हो गई तो आप गर्म कपड़े पहनेंगे, गर्मी हो गई तो आप कॉटन के कपड़े पहनेंगे, आप खुद रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब ये जो चीज़ है और सभी करते हैं। आप एक बैक्टीरिया से लेकर आप एक एनिमल तक जाएंगे, उस एनिमल में सब अपने आसपास की जो चीज़ें होती हैं उनके प्रति अवेयर हैं, उनमें चेतना है। तो सारे जीवों में ये है, लेकिन कोई भी निर्जीव वस्तु ऐसा नहीं करती। जैसे आप प्लांट को आप मेज को देखें तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ रहा है कि बाहर कैसा क्लाइमेट है, क्या बाहर बारिश हो रही है, क्या बाहर बहुत गर्म हो रहा है, क्या बहुत ठंडा हो रहा है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बाहर कैसा मौसम है। तो चेतना भी क्या है, इसका भी कोई अपवाद नहीं है, सभी जीवों में आपको देखने मिलेगी। तो क्या है आपका, ये आपका निश्चित लक्षण है। क्या है आपका निश्चित लक्षण है? कौन कौन से आपके निश्चित लक्षण होंगे? चेतना, चेतना, उपापचय, कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन, ये सब क्या है आपके निश्चित लक्षण में आते हैं। क्या है? निश्चित लक्षण। इतनी चीज समझ आए। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है सबने। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से जाकर एनसीईआरटी को डाउनलोड कर सकते हैं, वरना एक बहुत ही अच्छी बुक है, आप किसी भी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। 200-250 रुपए की बुक आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, 9th-10th के एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना चाहता है, तो दूसरे चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में है, उसको जरूर जाकर देखिए। इस चैनल पर हम आपको कंप्लीट एनसीईआरटी करा के देंगे। अब देखिए, इस सीरीज को चलाना आपके हाथ में है। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे आपको उतना ज्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। तो शेयर करना, सब पता चल जाता है, वहां पर सब आ जाता है किस किसने शेयर किया, कितना शेयर किया। तो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।